18 जुलाई शाम का समय और बाहर मौसम अपना विकराल रूप ले रहा था। तेज बारिश हो रही थी। 3 बच्चे अपने पिता के साथ इस बारिश को घर से देख रहे थे। तेज बारिश और बादल की गर्जन से बच्चे डर जाते हैं और अपने पापा से कहते हैं, पापा ये पानी अगर हमारे घर में घुस गया तो हम तो डूब जाएंगे। लेकिन पापा कहते हैं मैं हूं ना। तब तक अचानक से पानी उनके घर के अंदर घुसने लगता है और बच्चों को डुबाने लगता है। पिता अपने तीनों बच्चों से कहते हैं, तुम लोग जल्दी इस टब में बैठो, हमें ये घर छोड़ के निकलना होगा। और एक बाप अपने तीनों बच्चों को टब में लेकर घर से निकल जाता है। घंटों चलने के बाद बच्चे अपने पापा से कहते हैं, पापा आप थक गए होंगे। लेकिन पिता कहता है एक बाप तब तक नहीं थकता जब तक उसके बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित ना हो जाए। People flood is just like another news headline, but for the people of Assam and for the people of Northeast, it's like watching our houses disappear, families getting stranded. नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडिया के सबसे फ्लड प्रोन स्टेट असम की, जहां हर साल लाखों लोग बाढ़ से इफेक्ट होते हैं और अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। फसल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, रोड और ब्रिज टूट जाते हैं और इकोनॉमी को भी काफी हद तक नुकसान होता है। और इसलिए शायद असम बाढ़ सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं बल्कि एक मेजर सोशल और इकोनॉमिक चैलेंज भी है। लेकिन क्या इसके पीछे का रीजन सिर्फ हैवी रेनफॉल है या फिर असम की जियोग्राफी और ह्यूमन एक्टिविटीज भी रिस्पॉन्सिबल है? आइए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप आज के इस वीडियो में। असम फ्लड का सबसे बड़ा रीजन है ब्रह्मपुत्र नदी, जो तिब्बत से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश होकर असम में इंटर करती है और रास्ते में अपने साथ 50 से ज्यादा नदियों को जोड़ती है। मानसून के टाइम पर यही नदियां ब्रह्मपुत्र में एक साथ पानी डाल देती हैं और ब्रह्मपुत्र तेजी से बढ़ने लगता है। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी की प्रॉब्लम सिर्फ पानी नहीं बल्कि असली प्रॉब्लम है सिल्ट। इसको समझने के लिए सबसे पहले असम की जियोग्राफी को जानना बहुत जरूरी है। Worst flooding in 6 decades and more than 3 lakh people are affected in as many as 7 districts. असम एक वैली है और इसके चारों तरफ माउंटेन है। नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश, साउथ में मेघालय, मिजोरम और ईस्ट में नागालैंड। जब भी हैवी रेनफॉल होता है तब पहाड़ों से पानी बहुत तेजी से नीचे की तरफ आता है और अपने साथ लाता है करोड़ टन मिट्टी, पत्थर और सांड, और ये सब आकर नदी की बॉटम पर डिपॉजिट होते रहते हैं। इससे हर साल नदी की डेप्थ कम होती रहती है। इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लो एक बाल्टी है जिसकी कैपेसिटी 10 लीटर है। अगर बाल्टी खाली है तब उसमें 10 लीटर पानी आराम से रखा जा सकता है। लेकिन अब उसी बाल्टी में 4 लीटर मिट्टी और रेत डाल दिया जाए तब उसकी कैपेसिटी सिर्फ 6 लीटर रह जाती है। लेकिन अब उसमें 10 लीटर पानी डालेंगे तब पानी ओवरफ्लो कर जाएगा। और एग्जैक्ट यही होता है ब्रह्मपुत्र नदी के साथ। हिमालय से हर साल बहुत सारे मिट्टी और रेत नदी में आकर उसके रिवर बेड पर जम जाते हैं। इससे नदी की गहराई और पानी रखने की कैपेसिटी कम होती रहती है और जैसे ही मानसून में ज्यादा पानी आता है नदी पानी को संभाल नहीं पाती और रिवर बैंक को तोड़कर आसपास के एरिया में पानी भरने लगता है और आसपास के गांव को डुबाने लगता है। ये तो था बाढ़ आने का नेचुरल फैक्टर। अब बात करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज की। नेचर ने प्रॉब्लम्स बनाई लेकिन ह्यूमंस ने उसको और डेंजर बना दिया। असम फ्लड का सबसे बड़ा ह्यूमन फैक्टर है डिफॉरेस्टेशन। पहले फॉरेस्ट पानी को एब्जॉर्ब कर लेते थे और अब पानी सीधा नदी में चला जाता है। दूसरा फैक्टर है वेटलैंड का खात्मा। वेटलैंड नेचुरल स्पॉन्ज की तरह काम करते थे जो पानी को स्टोर कर लेते थे, लेकिन अर्बनाइजेशन और इंक्रोचमेंट ने वेटलैंड को खत्म कर दिए। तीसरा फैक्टर है वीक एम्बैंकमेंट। कई जगह एम्बैंकमेंट काफी पुराने और वीक हो चुके हैं। साथ ही क्लाइमेट चेंज की वजह से कम ड्यूरेशन में ज्यादा रेनफॉल हो रहे हैं जिसकी वजह से फ्लड का खतरा और बढ़ गया है। लेकिन अब इन सब का सोल्यूशन क्या है? इसको समझते हैं जापान के एग्जांपल से। देखते हैं जापान फ्लड को कैसे कंट्रोल करता है। जापान भी हैवी रेनफॉल का सामना करता है लेकिन वहां पर फ्लड डैमेज कंपैरेटिवली कम होता है और इसका रीजन है एडवांस फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम। जापान अंडरग्राउंड फ्लड टनल्स, रिजर्वायर, रियल टाइम वार्निंग सिस्टम और स्ट्रिक्ट अर्बन प्लानिंग का यूज करता है। असम इन टेक्नोलॉजी से सीख सकता है लेकिन ब्रह्मपुत्र का साइज और सेडिमेंट लोड जापान की नदियों से कहीं ज्यादा है। फ्लड को कंप्लीटली रोकना शायद पॉसिबल ना हो लेकिन उसके इम्पैक्ट को कम जरूर किया जा सकता है। इसके लिए वेटलैंड्स को रिस्टोर करना होगा, एफॉरेस्टेशन को बढ़ाना होगा, एम्बैंकमेंट को स्ट्रेंथन करनी होगी और मॉडर्न फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम का यूज करना होगा। रिवर बेसिन मैनेजमेंट और फ्लड जोनिंग एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो सकता है। असम फ्लड सिर्फ हैवी
हैवी रेनफॉल की वजह से नहीं आता। ये असम की जियोग्राफी, ब्रह्मपुत्र नदी, सेडिमेंट डिपोजिशन, क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन एक्टिविटीज का कंबाइंड रिजल्ट है। अगर साइंटिफिक प्लानिंग और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन पर फोकस किया जाए तो फ्लड को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करना। बहुत बहुत धन्यवाद।